सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर यानी 2025 में जितने भी ट्रांसलेशन आए हैं, आज हम उसको उन सभी ट्रांसलेशन को एक ही वीडियो में देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इस ट्रांसलेशन की वजह से नहीं, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका पूरा टेंस इसी वीडियो में रिवाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जितने भी 7 सेट है जो भी प्रीवियस ईयर में 2025 में जो भी ट्रांसलेशन आया है वो सभी हो जाएंगे, और उनके साथ आपका पूरा का पूरा टेंस भी रिवाइज हो जाएगा इसी एक वीडियो में। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर साल बोर्ड के एग्जाम में ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपको टेंस नहीं भी आता है तो आपका पूरा टेंस इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा, और साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर में 2025 में, केवल 2025 में जितने भी ट्रांसलेशन आए हैं उनको इसी वीडियो में हम हल करेंगे। जैसा कि आप पीछे थंबनेल भी देख रहे होंगे, यहाँ पे थंबनेल भी लगा है कि प्रीवियस ईयर 2025 में जितने भी ट्रांसलेशन आए हैं उनको हम इसी वीडियो में करेंगे, और साथ ही क्या करेंगे, हम टेंस का भी रिवाइज पूरा करेंगे। और जो जो वर्ड आए हैं उसमें, जैसे कि जितने भी टेंस यानी हिंदी के वाक्य हैं, तो उनको हम डायरेक्ट बना नहीं देंगे। वो कैसे आ रहा है, कौन सा एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, किस प्रकार से पहचानेंगे कौन सा टेंस है, ये सभी हम इसी वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ सभी को ट्रांसलेशन को हल भी करेंगे। तो टाइम को ज़्यादा ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आपको बता दिए हैं कि हम इसी में सभी ट्रांसलेशन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है 2025 के। पहला ट्रांसलेशन बोर्ड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेट भी लिख दिए, सेट 2 है और 817 BI का हमारा ये पहला ट्रांसलेशन है। 1 बाय 1 सभी ट्रांसलेशन का देखेंगे। ट्रांसलेशन ही नहीं, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा टेंस भी आपका इसमें रिवाइज होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इस ट्रांसलेशन को जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो पहला हमारा लाइन यहाँ पे है, भारत एक विकासशील देश है। तो मैं आपको पहले बता दूं, किसी भी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए करने से पहले पहले उसे पहचानना पड़ता है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ है वो किस टेंस का है, तभी तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स सही तरीके से लगा पाएंगे। तो इसलिए क्या है, पहले जानना जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं जो हमारा पहला सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे है, एक विकासशील देश है। जब कहीं भी है हूँ आ जाता है, उसके पहले कुछ भी नहीं से, अगर ऐसे होता है कि मैं पढ़ाता हूँ, वह स्कूल जाता है, इस प्रकार से अगर होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे है आया है, यानी कि हो आया है, जो हमारा क्या है, प्रेजेंट को बताता है। जैसे कि वह एक अध्यापक है, वह एक लड़का है। ठीक है, यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी जो होते हैं ये क्या होता है, हमारे प्रेजेंट टेंस के होते हैं, जो इज एम आर का यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इज एम आर का यूज, वॉज वर का यूज, हैज हैव हैड, ये सभी क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो ह आता है तो ये क्या होता है, इज एम आर। थ आता है, क्या होता है, वॉज वर का, जैसे कि वह एक लड़का था, तो ये क्या हो जाएगा, वॉज वर का यूज होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हैज हैव हैड का यूज होता है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक पेन है, इस प्रकार से। तो वो ये सभी क्या है, इज एम आर के यूज जो प्रेजेंट को बताते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, या फिर आर, या फिर एम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट टेंस से है, केवल यहाँ पे हो आया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, भारत यानी इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लगाएंगे इज का यूज करेंगे, क्या करेंगे हम, इज। तो यहाँ पे जाएगा हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया हो गया। अब ये एक वचन है तो इसके साथ हमारा क्या आएगा, इज आएगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज, इंडिया इज। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे क्या होता है, एक नाउन होता है। ठीक है, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक है, उसके पहले, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर एक चीज़ लिखूँ, मान लेते हैं ये क्या है, बॉय। ठीक है, या फिर मैं इसको अब ऐसे लिखूँ, अ बॉय हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ, अ गुड बॉय। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अ वेरी गुड बॉय। दिख रहा है? तो ये इसका क्या मतलब है, पहले नाउन आया, फिर अगर आर्टिकल लगाना होता है, किसके लगाते हैं हम, नाउन के लिए आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन अगर कभी भी एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल जो है दाईं तरफ खिसकता है, ये बाईं तरफ खिसकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, पहले नाउन आया, अब फिर से एडजेक्टिव आया, तो फिर से ये खिसक गया इधर। ठीक है, बाईं तरफ खिसक गया। फिर अगर फिर कुछ और आ गया, ये क्या है, वेरी आ गया हमारा, एडवर्ब आ गया, फिर खिसक जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा जो है आर्टिकल सकता है। तो यहाँ पे अगर मेन में जो है ऑब्जेक्ट, इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा, कंट्री। ये क्या है, कंट्री क्या है हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसा देश है,
जैसे अगर बोले कि भारत एक विकासशील, यानी कि ये जो देश है कैसा देश है, एक विकासशील देश है। तो कंट्री कैसा है, विकासशील। तो इसके पहले क्या आएगा हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा हमारा आर्टिकल आएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे और विकासशील क्या होता है, डेवलपिंग, क्या होता है, डेवलपिंग, डेवलपिंग कंट्री। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अभी आप देख सकते हैं क्या हो गया हमारा, भारत एक विकासशील देश है, तो इंडिया इज और डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे ये नाउन है। और कैसा कंट्री है, डेवलपिंग यानी विकासशील देश है। ये क्या एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ये क्या हमारा आर्टिकल है, एक के लिए जो आया है, किसके लिए आया है, एक के लिए। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ये क्या था हमारा, इज एम आर का यूज था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यहाँ पे इज लगा दिया। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, यह तेजी से उन्नति कर रहा है। यह मतलब कौन कर रहा है, तो इंडिया यानी कि भारत, ठीक है, किसी देश के बारे में बात हुआ है। ये क्या एक निर्जीव है, ठीक है, निर्जीव में आएगा ये। तो हम यह के लिए क्या यूज करेंगे, यह के लिए हम यूज करेंगे इट का यूज करेंगे। कौन उन्नति कर रहा है, भारत उन्नति कर रहा है। तो हम वापस से यहाँ पे इंडिया नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ते ही इसलिए हैं कि नाउन के रिपीटिशन को बचाने के लिए। जैसे किसी का नाम है राम, एक अच्छा लड़का है, राम बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसे अगर बार बार राम का नाम आएगा, राम राम आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड लगेगा सुनने में, ठीक है, जो भद्दा लगेगा, सेंटेंस खराब हो जाएगा। इसलिए हम नाउन की रिपीटिशन को बचाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये जो यह आया है किसके लिए आया है, भारत के लिए। तो हम वापस से यहाँ पे इंडिया नहीं लिख सकते, हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, जो इसके लिए प्रोनाउन यूज होता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इट, ठीक है। वापस से तेजी से उन्नति कर रहा है। तो अब आप बताइए हमको, रहा है, रही है, रहे हैं, ये कौन सा टेंस होता है, रहा है, रही है, रही है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, और मेन वर्ब में क्या होती है, आईएनजी। तो इट क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। मेन वर्ब क्या है, उन्नति करना। तो उन्नति करना ये क्या हमारा मेन वर्ब है, इसमें क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो हम इसको बनाएंगे, इट इज, उन्नति करना क्या जाएगा, प्रोग्रेस। तो इट इज प्रोग्रेसिंग, तेजी से, कैसे, तेजी से, तो रैपिडली। अब ये तेजी से क्या है, तो तेजी से हमारा क्या है, ये एक एडवर्ब है। जैसे कि वह बात करता है, ही टॉक्स, जैसे वह बात करता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ही टॉक्स। कैसे बात करता है, नाइसली। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ही टॉक्स, वो बात करता है, हाउ, नाइसली बात करता है, अच्छे से बात करता है। ही टॉक्स हाउ, रूडली बात करता है। इसी प्रकार से वह उन्नति कर रहा है, हाउ, कैसे कर रहा है, तेजी से कर रहा है, यानी वो क्या हमारा एक एडवर्ब है। तो रैपिड, रैपिडली हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, रैपिडली। तो हम यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो है लिखेंगे, इट इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। क्या लिखेंगे हम, इट इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट क्या था हमारा, सिंगुलर था, जो आया था किसके लिए, इंडिया के लिए। तो यहाँ पे आ गया इज, प्रोग्रेस उन्नति करना, इसमें लगाएंगे आईएनजी, बिकॉज ये जो सेंटेंस है कंटिन्यूअस का है, तो कंटिन्यूअस हमेशा वर्ब में क्या आती है, आईएनजी आती है। तेजी से मतलब क्या है हमारा, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये क्या जाएगा, रैपिडली हो जाएगा, एडवर्ब है। इट इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। इट मतलब कौन, भारत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। देखिए ऐसे सेंटेंस है, कभी भी घबराना नहीं, बस सिर्फ खुद से क्वेश्चन पूछना है, समस्याएं क्या है। यहाँ पे आया है समस्याएं हैं, समस्याएं क्या है, तो बढ़ती जनसंख्या और कीमतें, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या और क्या है, कीमतें बड़ी समस्याएं। ये जो पूरा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये क्या हमारा सेंटेंस, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ये कौन सा टेंस है हमारा, ये कौन सा टेंस है, बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया बड़ी समस्याएं हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ भी आप देखेंगे फिर तो ये हमारा है हूँ आ गया। ये भी क्या हमारा इज एम आर का यूज है, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, पहले हम पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है बढ़ती जनसंख्या और कीमतें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम बनाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस, यानी कि बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती कीमतें। यहाँ पे बढ़ती नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो बढ़ती, दोनों के लिए बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती कीमतें क्या है, बड़ी समस्याएं हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब आपको एक बात पता होगा, जब कभी भी एंड से जुड़ा हुआ होता है तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है। जैसे कि राम
हम पढ़े होंगे, राम एंड श्याम, ऐसे आता है। तो ये क्या होता है हमारा सिंगुलर नहीं, ये क्या है प्लूरल है। इसके बाद जो भी वर्ब आती है वो क्या आती है प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस, दो हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, ये क्या है हमारा प्लूरल है। तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज, एम, आर में से क्या आएगा आर आएगा, क्या आएगा आर। तो द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस आर बड़ी समस्या है, कई समस्या है बड़ी समस्या, बिग प्रॉब्लम्स, क्या है बिग प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ क्या हमारा ये बिग प्रॉब्लम्स है। तो द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस आर बिग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। इन्हें मतलब किसी नियंत्रित करके, इसको, द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस को नियंत्रित करके हमारा देश क्या बनेगा महान बनेगा। तो पहले इसको पहचान तक ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे बनेगा यानी ग आ गया, मैं पढ़ाऊंगा, आऊँगा, जाऊँगा, इस प्रकार जो भी सेंटेंस आते हैं वो क्या आते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है उसमें, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बना लेंगे इन्हें नियंत्रित करके, मतलब कि बाई कंट्रोलिंग देम, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई कंट्रोलिंग देम, यानी इनको नियंत्रित करके यानी कंट्रोल करके हमारा देश महान बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई कंट्रोलिंग देम, बाई कंट्रोलिंग देम। अब देखिए यहाँ पे देम किसके लिए आया है, ग्रोइंग पॉपुलेशन और राइजिंग प्राइसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सी होता है, ही होता है, इट होता है, इन सभी का प्लूरल क्या होता है दे होता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ क्या आया है देम आया, इन्हें के लिए क्या है देम आया। तो बाई कंट्रोलिंग देम, इन्हें नियंत्रित करके करने के द्वारा हमारा जो देश है क्या बनेगा महान। तो आवर कंट्री, अब देश यानी कंट्री, हमारा मतलब आवर, तो लिखेंगे यहाँ पे आवर कंट्री विल आ गया यहाँ पे, आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट, बिकम ग्रेट, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, बाई कंट्रोलिंग देम आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट। आप इस प्रकार देख सकते हैं, जो पहला हमारा यहाँ पे था ट्रांसलेशन सेट नंबर 2 का 817 BI में 2025 में पूछा गया था, ये हमारा यहाँ पे पहला हल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसलेशन है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसलेशन हमारा बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, सेट 1 का है 817 BH 2025 में आया हुआ है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, पहला हमारा सेंटेंस है कि इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे। पहले तो हम समझते हैं टेंस कौन सा है। अब यहाँ पे आ गया कहलाता है, ता है, ती है, ते, ये कौन सा होता है हमारा टेंस, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो हमारा यहाँ बोला है इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, यानी किसी के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। और जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वो टेंस, वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है, पैसिव वॉइस में। और क्या आता है, हमेशा आता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे अगर मैं एक बात यहाँ पे अगर इस प्रकार से समझाऊँ सेंटेंस को, मान लेते हैं अगर मेरा सेंटेंस इस प्रकार से होता है कि वह मुझे पढ़ाता है, तो हम क्या लिखते हैं ही टीचेस मी, क्या लिखते हैं ही टीचेस मी, ठीक है। अब इसी का अगर पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो क्या बनाते हैं आई एम, या फिर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ आई टीच करता हूँ, ताकि ये यहाँ पे सिंगुलर है, आई टीच हिम, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए आई टीच हिम। अब अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा ही, फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो ही के साथ क्या लगता है एक्टिव वॉइस में क्या होता है हमारा, नीचे आकर के इज एम लगाते हैं। यदि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत होती है तो इसी चैनल पर अभी नया वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो है, पूरा एक्टिव और पैसिव वॉइस समाप्त है उसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो क्या आएंगे ही इज, वर्ब की क्या आती है थर्ड फॉर्म, टॉट बाई मी। तो पहले वाले का हिंदी क्या था कि मैं उसे पढ़ाता हूँ, दूसरे वाला क्या था कि मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, यानी उसे पढ़ाया जाता है। इस वाले में क्या है ता है। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि उसे पढ़ाया जाता है ये सेंटेंस, तो क्या हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे ही टीचेस, फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं, ये हमारा सेंटेंस क्या है गलत है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। तो बनेगा ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट। उसी प्रकार से ये वाला सेंटेंस हमारा है कि इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है,
अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये क्या है, नीचे अगर बनेगा पैसिव वॉइस में बनेगा ये इज एम आर लगा करके। तो इलाहाबाद यानी क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हमारा क्या आएगा, इज आएगा। जैसे मैं यहाँ पे हिम किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ही आया था, उसके बाद क्या आया, यहाँ पे इज आया। ही इज टॉट बाई मी, मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इलाहाबाद, क्या लिखेंगे हम, इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा, इज आएगा, नीचे अगर क्या लगेगा, इज आएगा। अब का ये क्या हमारा एडवर्ब है। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो इसको हम जनरली क्या करते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग के बीच में लगाते हैं, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। तो इलाहाबाद इज नाउ, अब कहलाना मतलब कॉल, पुकारना या कहलाना कॉल होता है। लेकिन हमको पैसिव वॉइस में क्या आता है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। तो इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज, क्या हो जाएगा, प्रयागराज। यहाँ पर लिखेंगे प्रयागराज। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये हमारा क्या था, टेंस जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, लेकिन पैसिव वॉइस का सेंटेंस था, इसलिए पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आती है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन हैव बीन के साथ, हैड बीन के साथ, विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसलिए यहाँ भी इज के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। यहाँ तो आप यहाँ को पहले भी लिख सकते हैं हियर, या फिर लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गंगा और यमुना दो नदियों का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द गंगा एंड द यमुना। क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे द गंगा एंड द यमुना। ठीक है, द गंगा एंड द यमुना। अब फिर से यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो जब एंड से जुड़ेगा वो क्या होगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल सब क्या आती है, वर्ब प्लूरल आती है। तो द गंगा एंड द यमुना, नदियाँ यानी क्या जाएगा, रिवर्स, क्या जाएगा, रिवर्स। एक नदी के लिए रिवर करते हैं, कई नदियों यानी दो नदी है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो रिवर्स हो जाएगा। जैसे फैन, फैंस होता है ना, एक पंखा है तो लगाते हैं फैन, अगर ज़्यादा है तो क्या करते हैं, फैंस करते हैं। इसी प्रकार से रिवर, रिवर्स। द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मिलना, संगम क्या है, मिलना। तो अब यहाँ पे लगाएंगे मीट, क्या लगाएंगे, मीट। यहाँ पे हम यस या यस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम किसी भी वर्ब में यस या यस कब लगाते हैं, आपको पता होगा कि वर्ब में हम यस या यस तभी लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। अगर ही के साथ लगाना हो तो हम लगाते हैं टीचर्स, अभी यहाँ पे लगाए हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या था, प्लूरल था, इसलिए यहाँ पे केवल टीच आया है। लेकिन अगर ही होता तो क्या लिखते हैं, हम टीचर्स लिखते हैं, यानी यस या इस लगाते हैं। क्योंकि जब वर्ब में हम यस या यस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, एक वचन बनता है। ठीक है, लेकिन इसी का अपोजिट होता है नाउन में। अगर हम नाउन में यस या यस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। ये डिफरेंस होता है वर्ब और नाउन में। आपको अगर ये दिख रहा होगा सब साफ साफ, तो आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि वर्ब में जब हम यस या यस ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर होता है, और नाउन में यस या यस ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हमको यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है द गंगा एंड द यमुना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमको वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल। तो हम तो यहाँ पे यस या यस लगा दिए, क्या हो गया, सिंगुलर। हमको चाहिए क्या, प्लूरल। तो ये यस या यस यहाँ से हटा देंगे, ये क्या हो गया, हमारा वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मीट, लास्ट में सकते हैं हम यहाँ पे हियर, फुल स्टॉप। बात समझ में आई होगी, उम्मीद है समझ में आई होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यहाँ मतलब कि इलाहाबाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे किस प्रकार से। अब एक बार पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि क्या यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे स्थित है। स्थित है मतलब क्या लगाते हैं, सिचुएटेड। कुछ कुछ शब्द नहीं दिए रहते हैं, उसके लिए हमको वर्ड लगाने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, मतलब कि स्थित है यहीं पे, मतलब सिचुएटेड वहाँ पे यूज करेंगे हम। क्या यूज करेंगे, सिचुएटेड का यूज करेंगे। तो क्या सिचुएटेड है, क्या स्थित है, प्रदेश का उच्च न्यायालय। जैसे मैं अगर इस प्रकार से बोलूँ कि खिड़की का कांच, ठीक है, देखिए अगर मैं इस प्रकार से लिखूँ खिड़की का कांच, तो हम क्या लिखते हैं, हम द विंडो ऑफ ग्लास नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, द ग्लास ऑफ विंडो। क्या लिखते हैं हम, द ग्लास ऑफ द विंडो लिखते हैं इस प्रकार से हम, आपको पता होगा द ग्लास ऑफ द विंडो, इस प्रकार से। तो प्रदेश का उच्च न्यायालय,
तो अगर हम इसको बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, इस प्रकार बनाएंगे। उच्च न्यायालय कहाँ का, प्रदेश का, तो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, इज सिचुएटेड हियर। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे सिंपल सा। फिर से समझिए आप, जो भी यहाँ समझाया है, द ग्लास ऑफ द विंडो, उसी प्रकार से प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो न्यायालय कहाँ का, प्रदेश का की के जो ये हमारा क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज सिचुएटेड हियर, इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे बना देंगे। तो इसको मैं पे लिखते रहें। आप देख सकते हैं इसका बना दिया यहाँ पे, क्या बना है, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज सिचुएटेड हियर। कुछ वर्ड अगर अभी भी आपको इसके लिए कन्फ्यूजन हो रहा है सिचुएटेड कहाँ से आया, तो कुछ वर्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा अच्छे से, वो प्रैक्टिस के तरीके पे आ जाएगा। जैसे यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है मतलब स्थित है, तो वहाँ पे हम सिचुएटेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो आखिरी लाइन है वो क्या है, यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है, यह जिला, ठीक है। ऐसे आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है और फटाफट आंसर करना है, कोई दिक्कत है नहीं। प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, यह जिला किसके लिए, अपने अमरूदों के लिए। तो ये जो है हमारा ये पूरा क्या बनेगा, एक साथ बनेगा, ठीक है। ये क्या हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, हम लिखेंगे फॉर के लिए, मतलब क्या होता है, फॉर प्रीपोजिशन। अपना अपनी के हम क्या यूज करते हैं, अगर होता है कि मैं अपनी किताब, तो आई सर करते हैं, माई का यूज करते हैं। वह अपनी किताब, ही के साथ हिज का यूज करते हैं। अगर वही किसी लड़की की बात तो सी के साथ हर का यूज करते हैं। हम अपनी किताब तो आवर का यूज करते हैं। वे अपनी किताब तो देयर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, अपना अपनी आया है यह जिला के लिए, ठीक है। ये क्या निर्जीव है, यहाँ पे आएगा इट, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा इट। और जब सब्जेक्ट इट है तो इसका पजेशन, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है। क्या होता है, इट्स होता है, ITS, ITS। ये क्या होता है, इसका पोजीशन होता है, ठीक है। जैसे आई का पोजीशन क्या होता है, माई, ठीक है। वी का पोजीशन क्या होता है, आवर। ही का पोजीशन क्या होता है, हिज। इसी प्रकार सी का पोजीशन होता है हर। इसी प्रकार से इट का पोजीशन क्या होगा, इट्स। तो फॉर इट्स गुआवा, ठीक है। तो ये तो एक साथ लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में क्या समझा रहे हैं। तो पहले तो पहचान लेते हैं ये टेंस है कौन सा। फिर से टेंस हमारा आ गया प्रसिद्ध है, फिर से है हूँ आ गया। प्रेजेंट का है हमारा इज एम आर का यूज है। जब कभी भी ये आएगा तो हम इज एम आर का यूज लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का हम यूज करेंगे। यह जिला मतलब क्या है, एक है। अब यहाँ पे यह क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि क्या है, किसी नाउन के पहले आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस, दिस जिला क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो दिस डिस्ट्रिक्ट, अब ये एक वचन है तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हमारी हेल्पिंग, सॉरी ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, इसमें मेन वर्ब है। दिस डिस्ट्रिक्ट इज क्या है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का क्या होगा, फेमस। तो FAMOUS, दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस, किसके लिए फेमस है, तो अपने अमरूदों के लिए। तो के लिए मतलब फॉर, के लिए मतलब फॉर। अभी बताएं पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, इट्स होगा पोजीशन। तो इट्स गुआवा, यहाँ पे आप ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गुआवा। तो अब इससे पूरा हमारा ये जो ट्रांसलेशन है इस प्रकार से हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। इलाहाबाद या प्रयागराज कहलाता है किसी के द्वारा, पैसिव का टेंस है, तो इज एम के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। तो द गंगा एंड द यमुना रिवर्स, नदियाँ एक से ज़्यादा है तो रिवर्स। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, वही क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। कोई भी वर्ब क्या है, बेस फॉर्म में अपने फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, मीट हियर। यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यानी स्थित है, यहीं पे है। तो द हाई कोर्ट, यहाँ से द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज सिचुएटेड हियर। यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। तो दिस डिस्ट्रिक्ट, यह जिला, दिस, यह चेयर, दिस चेयर, यह किताब, दिस बुक, इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसलिए दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस, प्रसिद्ध है, किसके लिए, फॉर, अपने अमरूदों के लिए, तो पोजीशन इट्स गुआवा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, सेट नंबर 3 है, 8 सूत्र BJ का है, जो 2025 में आया हुआ है, ठीक है।
पहला सेंटेंस हमारा है वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पे आएगा ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हमको होता है पहचानने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम पहले से बचपन से ही पढ़े हैं कि जब कभी भी किसी सेंटेंस के आखिरी में ता है, ती है, ते है आता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि आप थोड़ा सा गौर करें या फिर याद करें, रिमाइंड करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? वो टेंस होता है जो डेली काम जैसे सेंटेंस उनका लगता है कि वो काम डेली होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि वह स्कूल जाता है, इसमें जाने का काम हो रहा है। वह रोज पढ़ाई करता है, इसमें भी कोई काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। वह सुबह में जल्दी उठता है, इसमें भी कोई ना कोई काम हो रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सुनकर लगता है कि डेली काम हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लेते हैं अभी अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई अगर आज ही नया नया लड़का आया, स्टूडेंट आया कोई भी, अगर वो थोड़ा सा लेट हो गया, अगर मैं उसको ये शब्द बोलूँ कि तुम लेट आते हो, तो ये ऑकवर्ड लगेगा सुनकर उसे, ठीक है, क्योंकि वो उसका ही पहला दिन है, आज ही क्या है, वो आज ही आया है और वो लेट हुआ है, और उसे ऐसे हम नहीं बोल सकते कि तुम लेट होते हो। लेकिन अगर वही लड़का एक हफ्ते एक महीने से लगातार अगर लेट आए, तो फिर हम बोल सकते हैं कि तुम लेट आते हो। तो फिर ये क्या है, उस पर फिट बैठता है, क्योंकि ये दिखाता ही हमको, ये जो सेंटेंस ये दिखाता ही है डेली होने वाले काम को। तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें कोई काम हो रहा है, ता है, ती है, तो आ गया, ठीक है। तो वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्या इसमें कोई काम हो रहा है कि वर्षा हो रही है या फिर वर्षा होती है? ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे क्या उसकी महत्व को बताया गया है, ठीक है, एक स्थिति बताई गई है यहाँ पे। तो ये क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं। जैसे वह स्कूल जाता है, तुम लेट आते हो, तुम पढ़ाई करती हो, तुम सुबह उठती हो, तो इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है जो रोज को दिखाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ ट्रैफिक रूल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसमें कोई क्रिया है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। ये क्या हमारा इज एम आर का यूज़ है, इससे हम इज एम आर के यूज़ से बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेंटेंस देख लेते हैं, फिर से इसको बना लेते हैं। वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वर्षा ऋतु हम लिखेंगे यहाँ पे द रेनी सीजन, ठीक है। जब कभी भी ऐसा आएगा तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। इसको पहचानना थोड़ा सा आसान, अच्छे तरीके से पहचानना है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। हम इसको डज डू से बना देंगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हम लिखेंगे द रेनी सीजन। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द रेनी सीजन, सीजन, ठीक है, द रेनी सीजन। अब यहाँ पे ये क्या सिंगुलर लगाएंगे हम यहाँ पे इज, ठीक है। द रेनी सीजन इज महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण, बहुत, यानी वेरी। द रेनी सीजन इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्या हो जाएगा, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक ही पेन से मार्कर से लिख दी, उम्मीद आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है। द रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो इज एम आर का यूज था, प्रेजेंट टेंस का था। दूसरा क्या है, देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, रहा है, रही है, अब इसमें कोई काम हो रहा है, तो ये क्या हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसको बनाएंगे देश के कुछ भागों में। पहले तो हम इसका लिखते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा, तो फिर से वही बात जो मैं बताया था, द ग्लास ऑफ द विंडो, या फिर जैसे हम बनाए थे कि द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो देश के कुछ भागों में, तो में मतलब इन, कुछ मतलब सम, भाग मतलब पार्ट, इन सम पार्ट्स, किसके सम पार्ट्स में, देश के, काकी के, ऑफ कंट्री, तो इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो हम यहाँ से बनाएंगे इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। इन, फिर उसके बाद सम, फिर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यहाँ लगाएंगे हम कॉमा, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री बहुत अधिक वर्षा हो रही है। तो क्या इसमें कोई और सब्जेक्ट दिख रहा है? जब कभी भी सब्जेक्ट नहीं दिखता है तो हम वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं। आपको अगर पता है ठीक, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट नहीं दिखता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बोलते हैं कि एक राजा है, एक राजा था, हम ये बहुत से एग्जांपल सुनेंगे ना, एक राजा था, इस प्रकार से हम बनाते हैं देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। मेरे स्कूल में 5 टीचर है, 5 अध्यापक है, क्या बनाते हैं हम, देयर से बनाते हैं। देयर आर 5 टीचर्स इन माई स्कूल, हाँ। अब मेरे परिवार में इतने लोग हैं, देयर आर 5, 10, 14 मेंबर्स इन माई फैमिली, ऐसे बोलते हैं।
तो हम वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर हम बोल दिए इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये इतना खत्म हो, बाकी बचा क्या हमारा, बहुत अधिक वर्षा हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें कोई सब्जेक्ट को बचा नहीं तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे देयर का। किसका यूज़ करेंगे, देयर। ठीक है, देयर इज। ठीक, देयर इज। अब यहाँ पे क्या है, अब कंटिन्यूस नहीं लगाएंगे, चलेगा। यहाँ पे क्या है, देयर इज एक्सेसिव करेंगे हम। क्या करेंगे, एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब क्या होता है, बहुत अधिक वर्षा होना। देयर इज एक्सेसिव रेनफॉल, वर्षा हो रही है, यहाँ लिखेंगे हम रेनफॉल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, रेनफॉल। देयर इज एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत अधिक वर्षा हो रही है। देयर इज एक्सेसिव रेनफॉल, RAINFALL। यहाँ तक हुआ। आगे हमारा क्या, कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। अब फिर से वही चीज़ आ गया, कुछ भागों में, तो इन सम पार्ट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इन सम पार्ट्स, इन सम पार्ट्स। ठीक है, कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पे। वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है तो हम लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल का क्या होता है, एट ऑल होता है। ठीक है, बिल्कुल क्या होता है, और एट ऑल। तो फिर से इसमें क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, लिखेंगे हम देयर इज नो रेनफॉल एट ऑल। देयर इज नो रेनफॉल एट ऑल, यानी बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही है। देयर इज नो रेनफॉल एट ऑल, इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे। इन सम पार्ट्स देयर इज नो रेनफॉल एट ऑल। ठीक है, आखिरी वाली लाइन क्या है, ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप है। कौन दोनों समस्याएं, एक तो ये कि कहीं पे एकदम ज़्यादा वर्षा हो रही है, और एक ये कि कहीं पे एकदम ही वर्षा नहीं हो रही है, दोनों। ठीक है, यानी होना चाहिए क्या, मीडियम होना चाहिए, थोड़ा सा कम, यानी कि एकदम ज़्यादा भी नहीं चाहिए और ऐसा ना हो कि एकदम ही वर्षा ना हो। ये दोनों समस्याएं क्या है, बहुत ही अभिशाप, ये दोनों समस्याएं क्या है, देश के लिए अभिशाप है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको बना लेंगे इसी प्रकार से। तो बनाने से पहले पहले फिर से एक बार देख लीजिए कौन सा टेंस है। तो फिर से आ गया है, हूँ आ गया हमारा प्रेजेंट का, इज एम आर का यूज आ गया। ये दोनों समस्याएं, दोनों मतलब बोथ दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, बोथ दीज प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे फिर से इज एम आर यूज करेंगे। दो समस्याएं हैं तो लगाएंगे यहाँ पे आर, बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर। अब अ कर्स ऑफ कंट्री, यानी कि कई देश के लिए अ कर्स फॉर कंट्री लिख सकते हैं, यानी देश के लिए क्या है, अभिशाप है। तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे बोथ दीज प्रॉब्लम्स, यानी ये दोनों समस्याएं, बोथ दीज प्रॉब्लम्स। अब दो समस्याएं हैं तो प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, यानी आर आएगा। बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर अ कर्स, यानी एक अभिशाप है, अ कर्स किसके लिए, देश के लिए, फॉर द कंट्री। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बोथ दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर, फिर इसको क्या लिखेंगे हम, ओ कर्स, यानी अभिशाप है। बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर अ कर्स फॉर द कंट्री। क्या आएगा हमारे यहाँ पे, फॉर द कंट्री, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर अ कर्स फॉर द कंट्री। तो ये हमारा सेट नंबर 3 था। तीसरा ट्रांसलेशन हमारा इस प्रकार से हल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। बाकी जो बचे हुए ट्रांसलेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसी प्रकार से हम टेंस को भी रिवाइज करेंगे और ट्रांसलेशन को भी करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रांसलेशन को लेकर के जो बचे हुए हैं 2025 के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।